नमस्कार। वंदे मातरम। सभी मेरे फेसबुक मित्रों को आज इस लाइव कार्यक्रम में बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैसे आज का कार्यक्रम पूरे राजस्थान प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस सरकार की पिछले 1.5 साल की जनता विरोधी पॉलिसियों के कारण जिस प्रकार से आज राजस्थान में जनता दुखी है, उसी को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया पर हल्ला बोल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया है। और इस कार्यक्रम में आज शुरुआत प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय सतीश जी पूनिया द्वारा 9:30 बजे इस राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई और 10:30 बजे राजस्थान प्रदेश के सभी माननीय 25 सांसदों ने इस राजस्थान सरकार के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। और इसकी तीसरी कड़ी में ठीक 11:30 बजे इस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी और संगठन के सभी माननीय सदस्यों द्वारा, विधायकों द्वारा 11:30 बजे हल्ला बोल कार्यक्रम के मार्फत से ये कार्यक्रम प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, जब से राजस्थान की सरकार बनी है दिसंबर 2018 के अंदर, और उससे पहले जिन घोषणाओं को राजस्थान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा, चूंकि सरकार बनने के बाद में वही घोषणा पत्र सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट्री बन जाता है। जिस प्रकार से चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस ने और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने राजस्थान सरकार की लगभग 7.5 करोड़ जनता से जिस प्रकार से झूठे वादे किए और उन झूठे वादों को सामने रखकर प्रदेश ने बहुमत से 1 सीट दूर 99 पर मिलीजुली सरकार चलाने के लिए आंशिक बहुमत दिया। और उसके बाद में जैसे जैसे करके सरकार ने लगभग 18 महीने का समय निकाला, और आप सबको पता है कि बीते 18 महीनों के शासन में इस प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे चिकित्सा वर्ग हो, ऐसे न जाने कितने लोग थे जिन्होंने इस राज्य सरकार से जो अपेक्षाएं की थी, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में नाकाम रही है। मुख्य रूप से बेरोजगारी भत्ते को लेकर और किसान कर्ज माफी को लेकर जिस प्रकार से इस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एक चुनावी सभा में 1 से 10 तक की गिनती करके ये कहा था कि अगर राजस्थान के अंदर प्रदेश कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिनों के अंदर अंदर किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन सरकार के आंशिक बहुमत के करीब होने के बावजूद जब कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस सरकार बनने के बाद में सबसे पहले इनके बीच में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो झगड़ा शुरू हुआ, और उसके बाद में लगभग 10 दिनों तक इस झगड़े के बाद में कांग्रेस के कमजोर केंद्रीय नेतृत्व ने जिस प्रकार का फैसला किया, उसी दिन से राजस्थान सरकार के कार्यकलापों को लेकर, कार्यशैली को लेकर
और उनके विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी इसके पदाधिकारी हो, उनके बीच में मनमुटाव देखने को मिला। और उस मनमुटाव का परिणाम यह रहा कि आज 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद इस कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्जे माफ नहीं किए, ना युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करके राजस्थान में सत्ता में आने के लिए जिस प्रकार के वादे किए गए, सरकार बनने के बाद में जो सत्ता में रहते हैं उनका यह फर्ज बनता है कि हम लोग जनता की आशा और अपेक्षाओं पर खरा उतरे। कुल मिलाकर बीते 1.5 साल का कार्यकाल इस राजस्थान प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए निराशाजनक और बेहद अफसोसजनक कहा जाना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले दिनों का आपने घटनाक्रम देखा होगा, वर्चस्व की लड़ाई और कुर्सी की लड़ाई, जिस प्रकार से कांग्रेस का इतिहास रहा है, मैं याद करना चाहूंगा जिस प्रकार से इस पार्टी की स्थापना 1885 के अंदर एक विदेशी नागरिक के द्वारा हुई थी और उसके बाद से लेकर आज लगभग 125-150 सालों के बाद भी आज ये कांग्रेस पार्टी अपनी विदेशी भारत विरोधी नीतियों के कारण अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रही है। 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद में, चाहे 1910 का वो कालखंड देखें जब वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी योद्धाओं को अंग्रेजी हुकूमत के समय 2-2 बार आजीवन कारावास की सजा मिली। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। एक बार मेरे मित्र जरा इस पर भी देखें, गौर करें कि 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष एक विदेशी व्यक्ति था और उसने वीर सावरकर जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने इस भारत भूमि को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। उस वीर सावरकर का अपमान करने के लिए इस कांग्रेस पार्टी ने आज दिन तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज इस हिंदुस्तान में जिस प्रकार का इतिहास रहा है, चाहे वो मुगल वंश का देखें, चाहे इस्लामिक आतंककारियों का देखें, चाहे अंग्रेजों का देखें, सबसे ज्यादा परेशानी इस हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति को झेलनी पड़ी। और बाबर हुमायूं के नाम पर इन विदेशी ताकतों ने भारत की संस्कृति को खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन जब इस देश के हजारों ऋषियों मुनियों की तपस्या ने इस देश की संस्कृति को खंडित नहीं होने दिया, जब इस देश में सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और न जाने से कितने सैकड़ों राष्ट्रवादी कार्यकर्ता बंधुओं ने इस देश को आजादी दिलाने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बीते कुछ दिनों के अगर कार्यकाल को हम लोग देखें, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन आज 1947 के बाद में जिस तरीके से इस भारत पर लगभग 60-65 वर्षों तक कांग्रेस की सत्ता रही, चाहे 1947 का देश विभाजन हो, हमें यह देखना होगा कि 1947 का देश विभाजन किन शर्तों के आधार पर हुआ था। ये कांग्रेसी मित्र कभी नहीं बता पाएंगे कि जिस धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, आज पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो उस समय लगभग 7 और 8% के करीब थे, आज उनकी संख्या कितनी रह गई, इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। और 1947 में हिंदुस्तान के अंदर जिन मुस्लिमों की संख्या कितनी थी और आज कितनी रह गई है, जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा हम लोग देते हैं, आज लगभग 20% के करीब, 22% के करीब इनकी आबादी हो गई। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की धर्मनिरपेक्षता ने उनको स्वीकार किया। अखंड भारत, चाहे बर्मा हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे तजाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ऐसे सभी राष्ट्रों का धीरे धीरे करके इन मुगलों ने टुकड़े कर दिए और उस वृहद भारत की परंपरा को लगातार खंडित करते हुए
आज ये विदेशी ताकतें जिनके साथ में कांग्रेस पार्टी भी मिली हुई है, उन्होंने कश्मीर को भी भारत से अलग करने का एक कुत्सित प्रयास किया। लेकिन हिंदुस्तान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों ने जनसंघ की स्थापना से लेकर जिस दीपक के निशान को लेकर हिंदुस्तान में रोशनी करने का प्रयास शुरू हुआ, आज लगभग 75 वर्षों के बाद में कश्मीर को भी आजादी मिली और 2020 में हम लोग एक स्वतंत्र भारत में सीना चौड़ा करके और गर्व के साथ में हम लोग चल रहे हैं। 1947 के बाद में भारत पर चीन और पाकिस्तान ने भी आक्रमण किए। उसके बाद में 1975 में आपातकाल लगा, 1984 में सिख दंगे हुए, 1992 के अंदर बाबरी ढांचे को कार सेवकों द्वारा ढाया गया और धीरे धीरे करके अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस देश में गैर कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी के रूप में सबसे अधिक दिनों पर रहने वाली सरकार बनी। और अनफॉर्चुनेटली जब 2004 से लेकर 2014 के बीच में कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 वर्षों की केंद्र की सरकार रही, आज जो कांग्रेस पार्टी जिस अपने युवराज को प्रधानमंत्री का बनाने का सपना देख रही है, आज मैं पूछना चाहता हूं उस राहुल गांधी जी के पास में क्या योग्यता है? क्या सिर्फ इतनी कि वो इंदिरा गांधी का पोता है, सिर्फ इसलिए कि राजीव गांधी का बेटा है? गांधी नेहरू परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, इस कुनबे को बिखरने से बचाने के लिए जिस प्रकार से गांधी नेहरू परिवार के आसपास ये कांग्रेस पार्टी मंडराते रहते हैं, आने वाले समय में इस कांग्रेस का भारत से सफाया होना तय। और कितने ताज्जुब की बात होगी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय केंद्र की कैबिनेट के एक नोट को इन्हीं राहुल गांधी जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फाड़कर फेंक दिया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कांग्रेस पार्टी का नहीं हो सकता। एक चुने हुए प्रधानमंत्री के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नोट फाड़ के फेंक दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के ये गुलाम लोग कुछ नहीं कर पाते, सिवाय उनकी महिमा मंडित में उनके आगे पीछे चापलूसी करते रहते हैं। ये भी आदमी को सोचने का समय है। और समय का चक्र जिस तरीके से बदला है, 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राजनीति के परिक्षेत्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का उदय होना, अटल आडवाणी के बाद में राजनीति के क्षेत्र में मोदी और अमित शाह जी का इस भारत को 21वीं सदी का एक महान देश बनाने का सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 2014 के अंदर 282 सीटें अपने दम पर जीतकर पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ में भारत की राजनीति में केंद्र में सत्ता पर काबिज हुई। और इस 5 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के 70 वर्षों के शासन के गड्ढे को भरने का काम किया। और नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की 130 करोड़ आबादी का विश्वास जीतते हुए 303 सीटें अपने दम पर और सहयोगियों के साथ में जीती। और आज लगभग लोकसभा में 350 सदस्यों के बहुमत के साथ में केंद्र में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे ज्यादा समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में इस प्रधान सेवक का दायित्व निभा रहे हैं। मित्रों, आज ज्यादा राष्ट्र के विषय तो नहीं कहेंगे, पर जिस प्रकार के राजस्थान के हालात बने हुए हैं और जिस प्रकार से ये राजस्थान प्रदेश की सरकार ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो घोषणाएं उन्होंने करी थी इस चुनाव से पहले, उसमें राजस्थान सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में पेज नंबर 17 के
पैरा नंबर 1 में उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार के रहते हुए अगर सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर, हम बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा क्या नतीजा निकला। सरकारें सत्ता में आने के लिए सब कुछ वादे करती है, लेकिन उन वादों को निभाने का, पूरा करने का जब समय आता है तो ये सरकार उन वादों को पूरा करने की बजाय अपने अस्तित्व को लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उनके सामने अपने वर्चस्व की लड़ाई प्राथमिकता में हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से सिद्धांत रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के लोगों के लिए हमारे लिए अपना राष्ट्र प्रथम, उसके बाद में हमारी पार्टी और फिर हम स्वयं अंतिम पंक्ति में रहेंगे। यह सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों लाखों अरबों कार्यकर्ताओं का है। लेकिन कांग्रेस के लिए इससे बिल्कुल उल्टा, उनके लिए स्वयं सबसे पहले और राष्ट्र सबसे अंतिम, बस इतना सा फर्क कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है। तो मैं बात कर रहा था कि जिस प्रकार से राजस्थान सरकार बनने के बाद में इस देश की जनता को जो परेशानियां हुई, उनसे बीते वर्षों में, बीते महीनों में जरा सा भी सरोकार नहीं रहा। और आज लगभग कोरोना काल में, जब से ये कोरोना आया है, ये लगभग हिंदुस्तान जैसे 200 देशों में फैला और आज भी इस महामारी का दौर बढ़ रहा है। हम सबको भी प्रधानमंत्री मोदी जी को उस वक्तव्य की ओर ध्यान देना पड़ेगा जहां उन्होंने कहा 2 गज जरूरी और मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये उन्होंने हम सबसे आह्वान किया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मोदी जी को, जिन्होंने 22 मार्च को इस देश में 1 दिन का प्रथम लॉकडाउन किया। और इस लॉकडाउन में जिस प्रकार से शाम को 5 बजे थाली बजाकर, घंटी बजाकर उन चिकित्सा कर्मियों के लिए, नर्सिंग कर्मियों के लिए, जो इस कोरोना महामारी में सर्वप्रथम फ्रंट फुट पर रहकर जिन्होंने इस देश की जनता को बचाने का प्रयास किया, उन लोगों के लिए जिस प्रकार का हौसला अफजाई करने का काम माननीय मोदी जी के द्वारा इस देश के लगभग सभी लोगों ने किया। और उसके बाद में 25 मार्च को इस देश ने दूसरा लॉकडाउन देखा। 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा हुई, कंप्लीट लॉकडाउन का। उसके बाद में लॉकडाउन 3 हुआ और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बनती हुई अनलॉक की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू हुए। और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से कोरोना के अंदर मोदी जी के केंद्र में रहते हुए इस भारत देश की आबादी को बचाने का काम किया, आज लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है कि इस समय अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो यहां लाशों के ढेर बिक जाते और यहां सार संभार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। क्योंकि जिस समय कोरोना आया उस समय इस देश में मास्क बनाने वाले नहीं थे, उस देश में वेंटिलेटर नहीं थे, इस देश में और भी ऐसी आमूल व्यवस्थाएं थी जिनका हमने कभी सपना भी नहीं देखा था। इतनी अधिक संख्या में इस कोरोना महामारी के बाद में भारत ने, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए आज लाखों की संख्या में वेंटिलेटर इस देश में पैदा कर दिए, उत्पादन कर दिए। मास्क बनाने का काम शुरू हो गया, सैनिटाइजर की व्यवस्था पूर्ण रूप से उपलब्ध है। कुल मिलाकर केंद्र की संवेदनशील सरकार ने हिंदुस्तान की जनता के प्रति अपना नजरिया कायम रखते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए हम सबको जीने की एक नई राह दिखाई है। लेकिन कांग्रेस सरकार से अगर तुलना करें राज्य सरकार की, एक जमाने में कोई 400 सीटें लेकर कांग्रेस सरकार पूरे हिंदुस्तान में सरकार चला रही थी। लेकिन इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 3.5 प्रदेशों में ये सरकार सिमट कर रह गई। और जिस प्रकार से पिछले दिनों इनके खुद के विधायकों ने, सांसदों ने इस्तीफे दिए, आने वाले समय का यह संकेत है निश्चित रूप से जब तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक मजबूत सरकार है और इस राष्ट्रवादी ताकतों ने जिस प्रकार से सपना देखा है इस हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करने का, आने वाले समय में उन 3.5 प्रदेशों में भी ये कांग्रेस की सरकार हटेगी। और इस हिंदुस्तान में जिस राम राज्य की कल्पना करने के लिए
जिस भगवा ध्वज की पूजा करने के लिए हम सब लोग यहां खड़े हैं, वो सपना भी हमारा साकार होगा। और जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो मुस्लिम बहनों के लिए, चाहे सीए का मुद्दा हो और धारा 370 का मुद्दा हो, इसके अलावा 500 सालों के इतिहास में हमने पहली बार महसूस किया कि जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के दलालों ने, कांग्रेस के गुलामों ने इस राम मंदिर के निर्माण में जिस प्रकार की अड़चने पैदा की, जिस प्रकार की एप्लीकेशंस सुप्रीम कोर्ट में लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान की जनमानस को देखते हुए, करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को देखते हुए अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण की स्वीकृति दी, आदेश दिया। इस अवसर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी जो राम भक्त के रूप में आज अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा कर रही है, उसी राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम अभी 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों हुआ। और आने वाले समय में जो लोग कहते थे कि ये लोग चुनाव में मंदिर का मुद्दा बनाकर हर बार चुनाव में आ जाते, लेकिन मंदिर कब बनाएंगे तारीख नहीं बताई उन्होंने, तो हमने इस मोदी 2 के कार्यकाल में मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया। और आने वाले समय में जब भव्यतम मंदिर बनेगा, उसमें न जाने कितने कार सेवकों ने जिस प्रकार से बलिदान दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस प्रकार अपनी जवानी को समर्पित कर दिया था मां भारती के चरणों में इस राम मंदिर की कल्पना को साकार करने के लिए, अटल आडवाणी जी के उस युग को भी भूलना नहीं चाहिए जब उन्होंने राम मंदिर के लिए एक रथ यात्रा निकाली। और राम मंदिर के बाद में जिस प्रकार का उत्साह इस हिंदुस्तान में राष्ट्रभक्तों के अंदर पैदा हुआ, उसी का परिणाम है कि उसके लगभग 20 वर्षों के बाद में आज हिंदुस्तान ने राम मंदिर का भव्यतम निर्माण होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल के बाद में जो दूसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है, और उससे पहले 2013 से लेकर 2018 तक वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार रही, उन्होंने बीते 5 वर्षों में जिस प्रकार का कार्य किया, जनहित के जो काम किए, ये इतिहास में आज भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने पिछली बार किए, वैसा इस सरकार से 10% भी उम्मीद करना मुश्किल है। ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1.5 वर्षों में इन लोगों ने राज्य के विकास पर ध्यान देने की बजाय अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दिया, और कैसे भी करके इन्होंने जनहित की बजाय स्वयं के हित को सर्वोपरि रखा। और आज नतीजा यह है कि लगभग ये सरकार बनने के बाद में 3 से 4 बार सरकार ने बिजली की दरों में वृद्धि करी। और आज की तारीख में जब कोरोना का ऐसा काल चल रहा है, हम सब ने ये कहा था कि सरकार कम से कम इस लॉकडाउन में जब व्यापारियों के पास में धंधा नहीं था, व्यापार बंद था, स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है, सब कुछ धंधा भी ठप चल रहा है, उसमें 3 महीने का बिजली का बिल और पानी का बिल माफ कर जनता को राहत प्रदान करें। लेकिन उन्होंने माफ करने की बजाय स्थगित किया, और स्थगित करने के बाद में अब उन्होंने बढ़ाकर बिल देना शुरू किया। आज जिसके पास में पिछले 4 महीने से कोई व्यापार नहीं है, ऐसे लोग कहां से ये बिल को चुकाएंगे। और आज इन्होंने फ्यूल चार्ज, सरचार्ज बढ़ाकर लगभग राजस्थान के इन 7.5 करोड़ लोगों पर 1000 करोड़ 40 लाख का अतिरिक्त भार बिजली के बिलों में दिया है। ये राजस्थान की जनता आने वाले समय में इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, और ये प्रत्येक उस गरीब व्यक्ति के सम्मान के ऊपर ठेस है जब उन्होंने कोरोना में अपने घर बैठकर राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के सभी फैसलों को सर्वोच्च रखते हुए उनका पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम किया, और सब प्रकार से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए अपने व्यापार धंधों को बंद करके वो बैठे रहे। लेकिन आज नतीजा ये निकला कि राज्य सरकार को बिजली के बिलों में करंट दे रही है। मैं राज्य सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार के राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में अगर पेट्रोल और डीजल की वैट दरों पर ध्यान दिया जाए, तो राजस्थान वो प्रदेश है
जहां सबसे ज्यादा 10 रुपए अधिक पेट्रोल और डीजल के भाव इस राजस्थान प्रदेश में है। अगर आप चाहते तो पेट्रोल पर और डीजल पर वेट कम करके इस राजस्थान प्रदेश की जनता को फायदा दिला सकते हैं, लेकिन आपको जनता के प्रति कोई सरोकार नहीं है और आपको जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना नहीं है। जिस प्रकार से आपने फ्यूल चार्ज के नाम पर 30 पैसे जब भारतीय जनता पार्टी की पिछले राज्य सरकार के समय में था, आपने इसको बढ़ाकर 58 पैसे अभी की तारीख में कर दिया है, लगभग दुगना। इसको भी प्रदेश सरकार जिस प्रकार से बैक डोर से प्रयास कर रही है कि लोगों को पता नहीं लगे, लेकिन जनता सब समझदार है। आज एक गरीब आदमी जिसके घर में एक पंखा चलता है, एक ट्यूबलाइट चलती है, एक बल्ब चलता है, उसका 2-2, 3-3, 4-4 हजार का बिल अगर आ रहा है, तो यह आपके राज्य सरकार के जिस प्रकार से उंगली उठा रहा है। आपने क्या क्या बीते 1.5 सालों में आपने अपना अपराध का ग्राफ देखा? पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर देखें और आज के अगर समय को देखें, लगभग 50% से ज्यादा अपराध के मुकदमे बढ़े हैं। अपराध छोटे मोटे नहीं, गंभीर अपराध, चाहे वो बलात्कार का मामला हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे डकैती का हो, चाहे लूट का हो। और सरकार को कोई लेना देना नहीं है कि इस समय राज्य सरकार जनता के हित में कोई काम करेगी या नहीं। सबको पता है इस राज्य सरकार को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से गर्मी के मौसम में अघोषित बिजली चल रही है, कटौती जिस प्रकार से बिजली की जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को सोचने की जरूरत है। और ये आपके अस्तित्व पर निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आपने जो वादे किए थे उसके ऊपर आज दिन तक आप खरा नहीं उतरे हो। जिस प्रकार से पिछले दिनों एक ड्रामा हुआ, राज्य सरकार बाड़ीबंदी में बंद रही और तोहमत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगी कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार को अल्पमत में लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आप सब लोग देख रहे हैं, एक बार जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में कौन से विधायकों ने इस्तीफे दिए, जिस प्रकार से गोवा में हुआ, किस पार्टी के विधायकों ने इस्तीफे दिए, मणिपुर में हुआ, किस प्रकार के विधायकों ने इस्तीफे दिए, गुजरात में हुआ, किस प्रकार के विधायकों ने इस्तीफे दिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि सारे कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए विधायक थे, सांसद थे, लेकिन उन्होंने क्यों बगावत कर दी पार्टी से? सिर्फ इसलिए कि आपने उनके मान सम्मान में कमी रखी, उनका जो अस्तित्व था उसको मिटाने का प्रयास किया। और जब कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब केंद्र का नेतृत्व कमजोर होता है तो इस प्रकार की बातें उठती है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस में अभी केंद्र का कमजोर नेतृत्व है, आज उसी की वजह से ये सारे घटनाक्रम हुआ। और राजस्थान में जिस प्रकार से 34 दिन से राजस्थान सरकार कोरोना में, जहां भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे सेवा भारती हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे ऐसे कितने राष्ट्रवादी संगठन थे जिन्होंने कोरोना काल में अपने जान की परवाह किए बगैर प्रत्येक बूथ पर, इस गांव ढाणी के अंदर उन गरीब लोगों की मदद की, खाद्य सामग्री के पैकेट वितरण किए, उनको मेडिकल सुविधाएं दी, उनको मास्क वितरण किए, उनको सैनिटाइजर दिए, और न जाने ऐसे कितनी सुविधाएं जिस समय उसको जरूरत थी उस समय हम लोगों ने प्रदान करी। लेकिन आपका एक भी विधायक, एक भी आपका कार्यकर्ता इस बीते 4 महीनों के कार्यकाल में जनता के बीच में नहीं गया। ये भी आने वाले समय में राजस्थान की जनता आपसे सवाल मांगेगी। यहां अगर हम लोग बात करें कि जिस प्रकार से कोरोना के अंदर आप लोगों ने फेयरमाइंड होटल में, जो इस प्रदेश की 7 सितारा होटल है, उसमें अपने सरकार को बचाने के लिए अपने ही विधायकों की बगावती तेवर के कारण जिस प्रकार से आपने राजस्थान की जनता के ये जो फेयरमाउंट होटल का जो किराया आपने वसूल, राजस्थान सरकार ने किसानों से, गरीबों से और पिछड़े वर्ग के लोगों से इस बिजली के बिलों में जोड़कर जिस प्रकार से आप लोग वसूल कर रहे हैं, क्योंकि आपने खुद ने कहा था कि मैं बीते 34 दिन का ब्याज सहित लौटा दूंगा। ये भी आपके कहीं ना कहीं इस कदम को दर्शा रहा है कि आपने जिस प्रकार से बीते 34 दिन होटलों में रहे। जयपुर की, और ताज्जुब इस बात का होता है जब राज्य के अंदर सरकार कांग्रेस की मशीनरी पूरी आपके हाथ के अंदर, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके कई मंत्रियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह जैसी धारा दर्ज हो जाती है, और उसके बाद में आप उसी राष्ट्रद्रोह की धारा को खत्म कर देते हैं। और ये जब पिछली वसुंधरा जी की सरकार थी तो आपने घोषणा पत्र में यह भी वादा किया था कि राष्ट्रद्रोह की धारा को हम लोग खत्म करेंगे जब राजस्थान में सत्ता में आएंगे। लेकिन
आपने खत्म करने के बजाय इसका दुरुपयोग किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, आपने सीआईडी का प्रयोग किया, आपने जिस प्रकार से एसओजी का दुरुपयोग किया आपके खुद के विधायकों के खिलाफ में, क्या यह आपके लिए शुभ संकेत है? जनता इसको कतई माफ नहीं करेगी और इसी कारण आपके अंदर बिखराव पैदा हुआ और आपने भारतीय जनता पार्टी को लांछन लगाने का प्रयास किया। ये भी आने वाले समय में जनता इसका हिसाब मांगेगी। और जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने क्या किया, केंद्र की सरकार ने जब आप लोग होटलों में बंद थे, जहां मुद्रा चल रहा था, जहां हिंदी फिल्मों के गाने आप लोग देख रहे थे, मुगले आजम फिल्म देख रहे थे, जहां अनारकली आप फिल्म देख रहे थे, और उसके अलावा न जाने ऐसी कितनी लगान जैसी फिल्म आप लोग देख रहे थे, और नीचे आपकी उसी टीवी के अंदर जहां पट्टी चलती है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक राजस्थान प्रदेश है वहां सरकार बाड़े में बंद है, लेकिन उस प्रदेश में लगभग 300 के करीब लोगों की डेथ कोरोना से हो गई है और आप लोग वहां मुजरा देख रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने इस कोरोना काल में, जब आप लोग राज्य सरकार बाड़े में कैद थी, उस समय मोदी जी ने 8.5 करोड़ किसानों के 17,000 करोड़ रुपए का किसान सम्मान निधि के अंदर एक ही बटन दबाकर किसानों के खाते में पैसे डाल दिए। ये काम किया है केंद्र की मोदी जी की सरकार ने। वेंटिलेटर आपको सबसे ज्यादा अगर कहीं मिला है, ये राजस्थान में मिला। आपको नरेगा के माध्यम से लगभग 3,000 करोड़ रुपए अगर केंद्र की सरकार ने दिए, वो राजस्थान सरकार को दिए। 15 मेडिकल कॉलेज है, वो केंद्र की सरकार ने आपको दी है। आपने क्या किया? आपने पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर इंदिरा रसोई कर दिया। आपके लिए इंदिरा गांधी जी आपके लिए मां हो सकती है, आप देवी हो सकती है, लेकिन इस हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी के अगर लोगों से पूछेंगे तो उनके लिए मां अन्नपूर्णा उनके लिए सबसे बड़ी मां है और वही हमारे लिए होगी। और आप लोग एक गांधी परिवार की, नेहरू परिवार की गुलामी के अंदर इतना अपने घर को नीचा कर लोगे, अपनी आस्था को इतना नीचे कर लोगे, ये शायद इस प्रदेश की जनता ने सोचा नहीं था। इसका जवाब भी आप लोगों से मांगा जाएगा। किसान कर्ज माफी आपने अभी तक किया नहीं, बेरोजगारी भत्ता आपने दिया नहीं, और जिस प्रकार से अपराध बढ़े हैं और उसके साथ में जिस प्रकार से बद्री माफियाओं का आतंक इस समय मिल रहा है, मैं आने वाले समय में इसमें जिस प्रकार से बद्री का काला कारोबार चल रहा है, मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूं कि इसमें राजस्थान के छोटे से छोटे कांग्रेस के पदाधिकारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक इसके तार जुड़े हुए हैं। उसमें राजनेता आपके शामिल हैं और कहीं ना कहीं 2 नंबर का पैसा जो है आप लोग उसको व्हाइट मनी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो पैसा भी आपको इस बजरी के काले कारोबार से मिल रहा है। इसीलिए आप लोग अवैध बजरी के खनन को बंद नहीं कर पा रहे। और आपने भामाशाह योजना का नाम बदल दिया। कितने पिछले सरकार बनने के बाद आपने कितने लोगों को फायदा दिया। आयुष्मान योजना को आपने बंद कर दिया। ऐसी न जाने कितनी योजनाएं थी, वो चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की योजनाएं हो, उनको आपने निश्चित रूप से कम करने का प्रयास किया है। मैं तो आप लोगों से इस अवसर में इतना ही कहता हूं कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, इस राज्य सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। प्यारे प्रदेशवासियों और जैतान क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये बिजली के बिलों में अघोषित बढ़ोतरी हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने पीछे के पर्दे से फ्यूल चार्ज, सरचार्ज लगाकर, स्थायी शुल्क लगाकर जिस प्रकार से बढ़ोतरी की है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इसका जवाब मांगेगी। और हम लोग भी सड़क से लेकर सदन तक हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से राजस्थान प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिले। एक बार पुनः मैं आप सबको ये कहते हुए कि आने वाले समय में हम लोग प्रत्येक जीएसएस पर, इस जैतान उपखंड के जितने भी जीएसएस है उस पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और 2 तारीख को, 31 तारीख को जीएसएस पर धरना, 2 तारीख को उपखंड स्तर पर इस राज्य विरोधी नीतियों के खिलाफ में उपखंड पर धरना दिया जाएगा। और 4 तारीख को जिला मुख्यालय पर सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इन सभी में कोरोना की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। और अगर समय रहते हुए ये राजस्थान प्रदेश की सरकार नहीं संभली तो आने वाले समय में इनके लिए बहुत चिंताजनक होने वाले हैं। एक बार पुनः सभी फेसबुक के मित्रों का, पूरे क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझसे जुड़कर इस कार्यक्रम के मेरे साथ रहे। आने वाले समय आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि समय के साथ हम लोग भी जैतान क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहेंगे। पहले ही मेरे इस टेन्योर में जिस प्रकार से मैंने पहले कहा
कि इस राजकीय पीजी महाविद्यालय में जो 2007 के अंदर स्वीकृत हुआ, उसके बाद में विज्ञान जो संकाय था वो इस कॉलेज में नहीं था। पीजी विद्यालय है, बहुत बड़ा हमारा विधानसभा क्षेत्र भी है, लेकिन आने 50 किलोमीटर के दायरे में साइंस की फैकल्टी नहीं है। तो जिस प्रकार से साइंस की फैकल्टी बजट घोषणा पत्र में हमारी मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और राज्य सरकार ने स्वीकृत हम लोगों ने दबाव देकर कराई और उसके बाद में इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। तो आज लगभग इस क्षेत्र के सभी लोग इस विद्यालय में साइंस फैकल्टी के अध्ययन के लिए बाहर उनको दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। और उसके बाद में हमारा ये पूर्ण प्रयास है कि हम लोग कैसे भी करके इस 50 बेड के राजकीय चिकित्सालय को आने वाले समय में बहुत जल्द 100 बेड की स्वीकृति के साथ में इस जैतान क्षेत्र को नई सौगात देंगे। और अगर राज्य सरकार के मन में कोई शंका रहेगी तो उसके लिए धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो भी करेंगे। और जिस प्रकार से ये कुछ रोडों की दुर्दशा हुई है, हमने इतने सालों में बहुत प्रयास किया। कुछ जो भी अभी आज दिन तक जितने भी सड़कों की स्वीकृति हुई है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केंद्र की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्फत से हमें स्वीकृति मिली है। और उसके अलावा राज्य सरकार ने जो हमारे कोटे की सड़कें हैं बीते 1.5 वर्षों में एक भी सड़क नहीं दी है। जितनी भी सड़कें जैतान विधानसभा में बनी हैं वो सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्फत से बनी है, केंद्र की योजना के मार्फत से बनी है। राज्य सरकार ने इस समय जिस प्रकार से 1.5 साल में कोई विकास के कार्य नहीं किए, ये तो हम लोग विधानसभा में जिस प्रकार से बीते 1.5 वर्षों में आपने देखा होगा कि मैंने जिस प्रकार से विधानसभा में आपके समस्याओं के लिए मुद्दे उठाए, प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो उनके लिए कर्ज माफी का हो, चाहे उनके मूंग खरीद का हो, चाहे दूसरा कुछ भी हो, उनके लिए उनका जीवन स्तर किस प्रकार ऊंचा उठ सके, किसानों को राहत किस प्रकार से मिल सके, उनके लिए भी प्रयास किया, युवाओं के लिए प्रयास किया। और जिस प्रकार से जैतान क्षेत्र के अंदर सीमेंट के बड़े बड़े प्लांट हैं, आने वाले समय में निर्मेक्स प्लांट के खिलाफ में जब ये बारिश का मौसम कम हो जाएगा और कोरोना भी थोड़ा कम पड़ेगा, आने वाले समय में इस निर्मेक्स फैक्ट्री का गेट बंद करेंगे। आप सब लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे और इस फैक्ट्री को नाको चना चबा देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं। और आने वाले समय में हमारे जो जैतान निम्बोल की रोड है, ये भी अभी पिछले कुछ दिनों में बार प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए भी मैं प्रयासरत हूं कि वो रोड जल्दी से जल्दी बने, क्योंकि बहुत क्षतिग्रस्त हो गई रोड है। लेकिन उसका भी हम लोग प्रयास करें कैसे भी करके आए। आने वाले समय में इस जैतान क्षेत्र के अंदर खेल एकेडमी का जो हमारा सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन जब घोषणा करने से बेहतर ये होता है कि हम लोग उसको धरातल पर लाएं, उसकी स्वीकृति आ जाए, उसके बाद में अगर हम लोग आपके बीच में आएंगे तो निश्चित रूप से मैं क्षेत्रवासियों से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग किसी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष में बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आपके हितों के लिए लड़ते रहेंगे और इस क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, इससे ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके हितों के लिए, सार्वजनिक हितों के लिए ये काम करते रहेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और समय समय पर आप लोगों से मिलना जुलना रहेगा, इसी आशा और अपेक्षा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी।